पीके वॉस कंपटीशन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम टाइम्स ऑफ इंडिया के एक नए एडिटोरियल के साथ आज डिस्कस करेंगे कि मंकी पॉक्स वायरस का जो एक बार फिर से आउटब्रेक हुआ है वह हमारे लिए कितना जानलेवा हो सकता है। यह आर्टिकल एक डॉक्टर साहब के द्वारा लिखा गया है जो इन्फेक्शियस डिजीज के स्पेशलिस्ट है। तो आइए इस आर्टिकल पर डालते हैं अपना एक लहारिया द्वारा लिखे गए इस आर्टिकल में बताया गया है कि किस तरह से मंकी पॉक्स वायरस का आउटब्रेक्स कोरोना वायरस की तरह पूरे ह्यूमैनिटी के लिए एक खतरा हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स वायरस के आउटब्रेक को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया है। तो डॉक्टर साहब ने बताया है अपने इस आर्टिकल के माध्यम से कि हम उसे कैसे रोक सकते हैं और इसे रोकना, इसे प्रिवेंट करना मानवता का बहुत कठिन काम भी नहीं है। Responses to outbreaks and epidemics are often described in bar metaphors such as fighting the disease and pathogens. उन्होंने कहा है कि जब भी कोई महामारी फैलती है तो हम उसे संज्ञा देते हैं कि हम उससे युद्ध कर रहे हैं, हम डिजीज के साथ फाइट कर रहे हैं, और उस प्रोसेस में हम यह भूल जाते हैं कि ये जो युद्ध है हमारा खुद का क्रिएट किया हुआ है। We often forget that these wars are partly our own creations and to a large extent preventable too. और इसे हम रोक सकते हैं, इसे बचा सकते हैं। With the monkeypox disease being declared as public health emergency of international concern by the WHO, the discussion has again centered around ways to defeat the virus and response strategies of case detection, isolation, contact tracing, containment, वैक्सीन्स एंड थेरेपीज। तो जैसे ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया तो इस पर भी डिस्कशन फिर से शुरू हो गया कि इस वायरस को कैसे हराया जाए, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। फिर से वही स्ट्रेटजी पर चर्चा हो रही है जो कोरोना वायरस के समय होती थी कि हम उसे डिटेक्ट करें, पेशेंट को आइसोलेट करें, वो किस किस की कांटेक्ट में गया है उसको ट्रेस करें, फिर कंटेनमेंट बनाएं। जैसा कि हम जानते हैं कोरोना वायरस के समय भी बहुत सारा कंटेनमेंट जोन बनाया गया था या लोगों को कन्फाइन भी किया गया था, और वैक्सीन और थेरेपी। तो ये सब सारे चीज़ों पर फिर से एक बार डिस्कशन शुरू हुआ है। ईच ऑफ दीज आर इम्पोर्टेंट, हाउएवर दिस इज अकीन टू स्वीपिंग द फ्लडेड फ्लोर विदाउट रिपेयरिंग द ब्रोकन वाटर पाइप। डॉक्टर साहब ने कहा है कि ये सब जरूरी है, लेकिन ये ठीक उसी तरह से है जैसे हमने पानी का पाइप खोल दिया हो और हम फ्लडेड फ्लोर को स्वीपिंग करके पानी हटाने का कोशिश कर रहे हैं। द इमरजेंस ऑफ द मंकी पॉक्स आउटब्रेक व्हेन द वर्ल्ड इज स्टिल इन द मिड्स ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। तो अभी तक हम लोग कोविड-19 से पूरी तरह उभरे भी नहीं हैं और एक नए वायरस का फिर से आउटब्रेक हुआ है, मंकी पॉक्स का। इज अनदर रिमाइंडर दैट with every passing day the probability of the next epidemic and pandemic is greater than yesterday। तो ये सब हमको बता रहा है कि जैसे जैसे हमारे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे एक और अगला एपिडेमिक और पेंडेमिक हमें देखने को मिल सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हम देख रहे हैं कि न्यूअर डिजीज जो है इमर्ज हो रहे हैं और पुराने डिजीज री इमर्ज हो रहे हैं। जैसे कोरोना कोविड-19 इमर्ज हुआ था और मंकी पॉक्स पुराना डिजीज है वो री इमर्ज हुआ है। इन द लास्ट 50 years अराउंड 1500 न्यू पोटेंशियली डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, पैथोजेंस, वायरसेज, बैक्टीरिया एंड अदर कैपेबल ऑफ कॉजिंग डिजीजेज इन ह्यूमंस हैव बीन डिटेक्टेड। पिछले 50 वर्षों में हमने 1500 ऐसे पैथोजेंस जो कि बैक्टीरिया हैं या फिर वायरस हैं उनकी हमने खोज की है जो कि ह्यूमंस में बहुत सारे डिजीज को लेकर आए। 1940 से 2004 तक एक एस्टिमेट के अनुसार 330 डिजीज जो है उत्पन्न हुए, जिसमें से 200 डिजीज ऐसे थे जो सीधे एनिमल से किस में आए थे, ह्यूमन में।
और जो एनिमल से ह्यूमन में आते हैं वैसे डिजीज को हम जूनोटिक डिजीज कहते हैं इन पब्लिक हैंड टर्मिनोलॉजी। एंड 70% पैथोजेंस वेयर फ्रॉम वाइल्ड लाइफ, और उनमें से भी 70% जो पैथोजेंस थे बैक्टीरिया वायरस वो सब वाइल्ड लाइफ से आए थे। लेट्स लुक एट 6 मेजर रीजन्स विच रेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटब्रेक्स एंड एपिडेमिक्स। तो अब हम 6 उन कारणों की चर्चा करेंगे जिसके कारण पेंडेमिक्स का आउटब्रेक्स होता है या फिर एपिडेमिक्स का आउटब्रेक होता है। सबसे पहला मेन रीजन है डिफोरेस्टेशन। तो डिफोरेस्टेशन इज ए मेजर कॉज ऑफ इमरजेंस ऑफ न्यू पैथोजेंस। Every time a forest is cut in the name of urbanization or development in any part of the world, तो urbanization के नाम पर आज तेजी से जंगलों को काटा जा रहा है। New microbes which till then were hidden in the wild come into contact with humans, और जो माइक्रोब्स अभी तक जंगलों में छिपे हुए थे वे हमारे जनजीवन में प्रवेश कर रहे हैं। So deforestation is a major cause of emergence of new pathogens. Second, every human action and government inaction which results in global warming creates a conducive situation. तो आज ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरी है, और यह ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है माइक्रोब्स को एडॉप्ट करने के लिए, सरवाइव करने के लिए अच्छे कंडीशंस उपलब्ध करा रहे हैं। ये स्टडी पब्लिश्ड इन द जर्नल नेचर में एक स्टडी पब्लिश हुआ था जिसके अनुसार In the next 50 years, if the Earth temperature rises by 2 डिग्री सेल्सियस, अगर आने वाले 50 वर्षों में पृथ्वी का तापमान 2 डिग्री बढ़ जाता है, it would force wild animals species to settle in new areas and closer to human settlement. तो हमारी जो मानव बस्ती बसी हुई है उसके आसपास कुछ जंगली जानवरों की स्पेसीज भी आकर बसने लगेगी अगर धरती का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है आने वाले 50 वर्षों में। ये एक नेचर जर्नल है, उसी में ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ है। इन दैट सिनारियो बाय 2070 अबाउट 10,000 to 15,000 न्यू पैथोजेंस बैक्टीरिया एंड वायरसेज प्रीवियसली कन्फाइंड टू वाइल्ड एनिमल्स फॉरेस्ट वुड कम इनटू ह्यूमन कॉन्टैक्ट। अगर ऐसा होता है तो 2070 तक 10,000 से 15,000 न्यू पैथोजेंस मतलब बैक्टीरिया और वायरसेस जो कि सिर्फ अभी तक जंगल तक सीमित थे वो हमारे सीधे कांटेक्ट में आ जाएंगे। मेजॉरिटी ऑफ दिस वुड इमर्ज फ्रॉम कंट्रीज इन अफ्रीका एंड एशिया। इसमें से ज़्यादा इमर्ज कहाँ से होंगे तो अफ्रीका और एशिया से, विच देन आर लाइकली टू बी मोस्ट इम्पैक्टेड, और ये फिर अपना इम्पैक्ट पूरा फैलाएंगे, पूरे विश्व पर फैलाएंगे। कंसिडरिंग ए मेजॉरिटी ऑफ दिस माइक्रोब्स विल बी न्यू विथ नो प्रायर इम्यूनिटी इन ह्यूमंस, इट विल इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ डिजीज स्प्रेड एंड एपिडेमिक्स। तो ये एक तरह के नए माइक्रोब्स होंगे, तो उम्मीद है कि इसके खिलाफ हमारी इम्यून कैपेसिटी जो है बहुत कम होगी और प्रोबेबिलिटी है कि ये तेज़ी से स्प्रेड करे और एपिडेमिक का रूप ले, पेंडेमिक का रूप ले। तो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है नेचर के रिपोर्ट के अनुसार। तीसरा, लार्ज स्केल इंटेंसिव फैक्ट्री फार्म्स। आज जो है हम लोग पोल्ट्री फार्म खोलते हैं या और भी एनिमल के फार्म खोले जाते हैं, तो ये जो है एक बहुत अच्छा जगह है जहाँ पर माइक्रोब्स जो है फर्टाइल होते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, उनका नंबर बढ़ता है, उनका म्यूटेशंस होता है। तो ये सब प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहे हैं इमरजेंस ऑफ न्यू एंड पोटेंशियली हार्मफुल वेरिएंट्स। दिस इज नॉट ए थियोरिटिकल एजम्पशन। तो ये सिर्फ थ्योरी में नहीं है, इसका उदाहरण है कि 2009 में स्वाइन फ्लू H1N1 पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था मैक्सिको से, विच वाज जस्ट ए फ्यू किलोमीटर अवे फ्रॉम ए फैक्ट्री पिग फार्म। तो वहाँ एक शुगर का फार्म था कुछ ही दूरी पर, वहीं से H1N1 जो स्वाइन फ्लू था मैक्सिको में उसका शुरुआत हुआ था। चौथा है कि एवरी टाइम यू पॉप एंटीबायोटिक्स फॉर कंडीशन इन विच दे आर नॉट नीडेड। आज हम लोग पूरी तरह से दवा पर डिपेंड है, थोड़ा सा कोल्ड हुआ दवा खा लिए, रॉन्गली बिलीविंग इट विल रिजल्ट इन फास्टर रिकवरी, और हम लोग ऐसा सोचते हैं कि बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। या फिर आजकल एंटीबायोटिक्स का यूज पोल्ट्री फार्म में करने लगे हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में करने लगे हैं, चाहे चिकन का वेट बढ़ाना हो या फिर प्रॉफिट मार्जिन जो हो उसको बढ़ाना हो। तो इस तरह से जो ये पैथोजेंस हैं वो ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जा रहे हैं।
और वो ज़्यादा सर्वाइव करने लायक बनते जा रहे हैं इन एंटीबायोटिक्स के खिलाफ। दीज आर ह्यूमन एक्शन विथ ग्रेव कंसिक्वेंसेज फॉर जनरेशन। तो आने वाले समय में इसका बहुत बुरा असर देखने के लिए हो सकता है कि हम दवा खाएं, एंटीबायोटिक खाएं और उसका कुछ असर ही नहीं हो, क्योंकि जो बैक्टीरिया वायरस हैं वो पहले से ही उसके रेजिस्टेंट हो चुके हैं। तो ये सब आने वाले समय में ऐसी समस्या देखने को मिल सकती है। इंक्रीज वाइल्ड लाइफ ट्रेड, आज जो है वाइल्ड लाइफ ट्रेड भी बहुत बढ़ चुका है। वेट मार्केट, चमगादड़ का जो बाजार है, या डिमांड फॉर रेयर मीट्स, आज लोग तरह तरह के मीट्स खाना पसंद कर रहे हैं। फॉर द स्प्रेड ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड पैथोजेंस, तो इससे क्या हो रहा है कि हम जो पैथोजेंस का नाम नहीं जानते हैं अभी तक, जिसके बारे में कोई सूचना नहीं है वैज्ञानिकों के, उस तरह के पैथोजन भी फैलने लगे। द इनिशियल केस ऑफ कोविड-19 were detected in people who had visited a wet market in वुहान। तो हम जानते हैं कि वुहान में जो एक वेट मार्केट गया था एक आदमी, वहीं से पहला केस कोरोना का शुरू हुआ था और धीरे धीरे ये पूरे विश्व में फैल गया था। द फर्स्ट आउटब्रेक ऑफ मंकी पॉक्स आउटसाइड अफ्रीका वाज एन आउटकम ऑफ वाइल्ड लाइफ ट्रेड इन द यूएस। तो मंकी पॉक्स भी जो था पहले अफ्रीका तक ही सीमित था, लेकिन वाइल्ड लाइफ जो बिजनेस होता है, ट्रेड होता है, उसके कारण यह पहली बार यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आया। फाइनली एंड लास्ट पॉइंट, तो अर्बनाइजेशन जो अनप्लान्ड है, जैसे तैसे हम लोग अर्बनाइज कर रहे हैं, क्राउडेड लिविंग का कल्चर बढ़ा है, महानगरों में एक ही रूम में बहुत सारे लोग रहने लगे हैं। कंडीशंस, तो ये सब जो कंडीशन है, तो न्यूअर पैथोजेंस होगा वो आसानी से फैलेगा। इनफैक्ट मोर पीपल वेल बिफोर डिटेक्शन बाय एनी डिजीज सर्विलांस सिस्टम, तो जब तक हम उसको डिटेक्ट करेंगे तब तक बहुत तेजी से फैल चुका होगा। एंड इन द इरा ऑफ फास्ट ट्रांसपोर्ट वेयर ह्यूमंस कैन ट्रैवल टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो आज ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारे पास कि 24 घंटा में हम चाहें तो दुनिया के किसी कोने में पहुंच सकते हैं। तो ये जो पैथोजेंस हैं ये भी आसानी से किसी भी कोने में जा सकते हैं। इनके लिए भी कोई ज्योग्राफिकल या पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं है। एलिमेंट्री माय डियर वाटसन, तो ये एक फ्रेज है, शेरलॉक हमेशा वाटसन से बोलता था। इसका मतलब होता है एलिमेंट्री माय डियर वाटसन एज शर्लॉक होम्स वुड हैव सेड टू ऑल दिस। तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी जो समस्या है उसका समाधान आसान होता है अगर हम करना चाहें तो। But we cannot seem to understand that an infectious disease risk in any part of the world is a risk to every part of the world। लेकिन हम ये नहीं समझ रहे हैं कि अगर इन्फेक्शियस डिजीज को है विश्व के किसी भी भाग में है तो फिर वो हमारे यहाँ भी फैल सकता है। जैसे चाइना से निकला कोरोना वायरस पूरे विश्व को परेशान कर गया, तो इस पर हमें ध्यान देना होगा। द ऑनगोइंग मंकी पॉक्स आउटब्रेक इज ए टाइम टू पॉज एंड रिफ्लेक्ट। तो ये जो मंकी पॉक्स आउटब्रेक है, इस समय हम फिर से विचार करें, सोचने का समय, थोड़ा ठहरें और सोचें, आर वी एक्चुअली हेल्पलेस और कैन ईच ऑफ अस डू समथिंग टू स्लो डाउन द नेक्स्ट आउटब्रेक। क्या हम लोग सच में हेल्पलेस हैं या हेल्पलेस होने का नाटक कर रहे हैं? क्या हम एक दूसरे को मदद करके इसके आउटब्रेक को स्लो डाउन कर सकते हैं, एपिडेमिक को रोक सकते हैं, पेंडेमिक को रोक सकते हैं? यू नो द आंसर, डॉक्टर साहब ने लास्ट में बोला, यू नो द आंसर, आप उत्तर भली भांति जानते हैं। तो ये था आज का आर्टिकल, इसे डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया ने लिखा था, एक फिजिशियन है और वैक्सीन और इन्फेक्शियस डिजीज के स्पेशलिस्ट था आज का आर्टिकल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए आर्टिकल्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।